Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. Today I am going to discuss a very important act, Unlawful Activities Prevention Act 1967. क्योंकि ये न्यूज़ में है अभी ऑन 17th जून 2021 यानी कल की बात है. दिल्ली पुलिस मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट बेल टू 3 स्टूडेंट्स इन अ राइट केस. They were booked under UAPA after protest against CAA turned violent. तो 3 बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ. वो प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गया. दिल्ली पुलिस ने इन 3 बच्चों को UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत इनको बुक किया और हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली इनको बेल दे दिया. तो दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट चली गई ये कहते हुए कि हाई कोर्ट हैज लॉस्ट साइट ऑफ द एविडेंस इन द केस. इट वॉज नॉट अ सिंपल प्रोटेस्ट बाय द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के द्वारा ये सिंपल प्रोटेस्ट नहीं था. देयर वॉज एविडेंस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी. तो दिल्ली पुलिस का ऐसा कहना है. तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए. अब ये मैटर चलता रहेगा, लेकिन यहां से हमें जो चीज सीखनी है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967. क्योंकि यूपीएससी का जो फोकस होगा वो इस एक्ट के ऊपर होगा. इसको हमें प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से कवर करना होगा. ये एक्ट क्या है, इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कौन से पावर देता है, कौन इन्वेस्टिगेट करता है, क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं 2004 में, 8 में, 12 में और 19 में, वो अमेंडमेंट्स क्या हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का, क्या चैलेंजेस है इस एक्ट के और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. इसको पूरा प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे आज. आर यू रेडी? ऑब्जेक्टिव क्या है? आइए भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है? मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन. प्रिवेंट करना है. क्या प्रिवेंट करना है? 2 चीज. सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज. कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना है. इसका नाम ही क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. मोर इफेक्टिवली प्रिवेंट करना है क्या? सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड सेकेंड टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड रिलेटेड मैटर्स. भाई ऐसे पढ़ना है आपको. 2 ऑब्जेक्टिव हैं इसके. क्या करना है? प्रिवेंट करना है. कौन सी एक्टिविटी? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंट करना है एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना है. एक्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटी को डिफाइन किया है और टेररिस्ट एक्टिविटीज को डिफाइन नहीं किया है. मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ये चैलेंजेस के रूप में सामने आएगा. तो टेररिस्ट एक्टिविटीज को कोई भी डेफिनेशन नहीं है, पर अनलॉफुल एक्टिविटीज को इसने डिफाइन किया. कैसे? कोई भी ऐसा एक्शन जिसकी वजह से क्या हो? सेसेशन ऑफ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो किसी भी एक इंडिया के पार्ट का सेसेशन हो जाए. दूसरा, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को कोई अगर क्वेश्चन करे, कोई भी ऐसा एक्शन जो इंडिया की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को क्वेश्चन करे वो. एंड थर्ड, डिसरप्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. कोई भी इंडिया की अखंडता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, ऐसे एक्शन को हम क्या बोलेंगे? सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज. ऐसे एक्शन को हम बोलेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज. तो इस एक्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज को डिफाइंड किया है. दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंट करना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना है एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये किसके द्वारा किए जा रहे हैं, किनको रोकना है उनको? तो ये किसके द्वारा? बाई इंडिविजुअल और एसोसिएशन. तो इंडिविजुअल्स के द्वारा भी अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उनको भी रोकना है. और यदि ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशंस के द्वारा हो रहा है, चाहे वो इंडियन एसोसिएशंस हो, चाहे वो फॉरेन एसोसिएशन हो, उन सभी के द्वारा जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सबको प्रिवेंट करना है. समझे इस चीज को? तो 2 चीजें प्रोटेक्ट करनी है. किनके द्वारा की जा रही है? या तो इंडिविजुअल हो उससे भी, और एसोसिएशन हो उससे भी. ये इंडिविजुअल का टर्म 2019 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था. मैं जब सारे अमेंडमेंट बताऊंगा तो वहां पर मैं मेंशन करूंगा, पर ये इंडिविजुअल का जो थिंग है वो 2019 में ऐड किया गया था. ठीक है, इतनी बात आप समझ में आ गई. अब इस एक्ट ने पावर किसको दी है? इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है. किस चीज के लिए? टू डिक्लेयर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. किसी पर्सन को टेररिस्ट बताना या किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताना, उसको डिक्लेयर करना, इसकी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. अब ये व्हेन, कब ऐसा होगा कि इनको डिक्लेयर ऐसा किया जाएगा? कब ये कैसे होगा? ये जब ये कमिट और पार्टिसिपेट इन द एक्ट ऑफ टेररिज्म. इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे कमिट और पार्टिसिपेट इन द एक्ट ऑफ टेररिज्म, तब इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा. व्हेन दे प्रिपेयर फॉर द टेररिज्म, यूपीएससी की प्रिपरेशन ना करके टेररिज्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब ऐसे लोगों को
टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाएगा। व्हेन दे प्रमोट टेररिज्म, यानी रिलीजन का प्रमोशन छोड़कर वो टेररिज्म का प्रमोशन कर रहे हैं, उनको भी पकड़कर धर दबोचा जाएगा। और अदरवाइज दे आर इन्वॉल्व इन द टेररिज्म, यानी टेररिज्म से रिलेटेड अगर उन्होंने कोई भी काम किया तो ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। और इसकी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है। अगर ऐसे केसेस होंगे तो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? स्टेट पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, यानी ये दोनों लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केस। समझिए इस चीज को। तो आपने एक्ट समझ लिया, इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज को डिफाइन किया है, पर ये डेफिनेशन भी थोड़ी सी वेग होगी। अब आप ये समझने लगे होंगे। इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, वो अमेंडमेंट्स जानने बहुत जरूरी हैं। तो अमेंडमेंट्स देखते हैं। 2004 में अमेंडमेंट्स क्या किए गए? 2004 में हमने क्रिमिनलाइज्ड इनडायरेक्टली सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी एक्टिविटी को भी हमने क्रिमिनलाइज कर दिया। कैसे सपोर्ट करना? बाय रेजिंग फंड फॉर अ टेररिस्ट एक्ट, वो फंड रेज कर रहे थे किसी भी टेररिस्ट एक्ट के लिए, या मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे लोगों को, अगर ऐसे लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भी हमने क्रिमिनलाइज किया। समझिए इस चीज को। तो 2004 में ये अमेंडमेंट किए, 1967 में आया था एक्ट, 2004 में ये अमेंडमेंट्स हुए। 2008 में हमने इस फंड का जो मतलब है उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, यानी आप किस किस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया 2008 के अमेंडमेंट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर कुछ लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पकड़े जाएं। समझ रहे हैं इस चीज को। एंड 2012 में हमने टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन को भी ब्रॉड कर दिया, और उसमें हमने ऐसे ऑफेंसेस को भी ऐड किया जो इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी थ्रेट करता है। केवल इंडिया में बम मारना ही नहीं, इंडिया के अगर इकोनॉमिक तरीके से, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी अगर कोई थ्रेट पहुंचाता है, तो उसको भी हम टेररिस्ट एक्ट मानेंगे। यानी टेररिस्ट एक्ट में, एक्ट की डिफिनीशन को 2012 में थोड़ा सा ब्रॉड किया गया और इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी इंक्लूड किया गया। यानी अगर इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी अगर कोई खतरा देगा तो उस एक्ट को भी हम एक टेररिस्ट एक्ट मानेंगे। एंड 2019 में इंपावर्स द गवर्नमेंट, तो 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ, दैट इंपावर्स द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। तो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट बनाने की पावर, उनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने की पावर 2019 के अमेंडमेंट में मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझिए इस चीज को। तो वहां पर मैं बता रहा था कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को हम टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पावर कहां से मिली है? 2019 का अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले ये पावर नहीं थी। उससे पहले केवल ऑर्गेनाइजेशन को ही हम क्या कर सकते थे? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, इंडिविजुअल को नहीं। लेकिन इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। आप रेलेवेंस समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अगर सपोर्ट कर रहा है, तो अगर उसको हमने नहीं किया, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया, उसको हमने टेररिस्ट नहीं बताया, तो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे और हम टेररिस्ट एक्टिविटी प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो उनको भी डिक्लेयर करना बहुत जरूरी था। नाउ सेकेंड अमेंडमेंट क्या हुआ? सीजर ऑफ प्रॉपर्टी कनेक्टेड टू टेररिज्म। तो टेररिज्म से अगर कोई प्रॉपर्टी कनेक्टेड है तो उसको सीज करना पड़ता है। पहले डीजीपी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस का परमिशन, अप्रूवल लेना होता था। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ही अप्रूवल लगेगा। यानी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकता है और उसी का डायरेक्टरेट जनरल अप्रूव कर सकता है कि टेररिज्म से रिलेटेड इतनी प्रॉपर्टी को हम सीज करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड, इसी में 2019 में दिस एम्पावर्स द ऑफिसर्स ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स को और एम्पावर किया। अब यहां पर अगर कोई इंस्पेक्टर की रैंक ऑफिसर है या उससे ऊपर का ऑफिसर है, वो सभी लोग केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो दीज वर द अमेंडमेंट्स। तो 2004, 8, 12 एंड 19 में ये अमेंडमेंट्स हुए। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? ओके। नाउ टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए और कौन से लॉज हैं हमारे पास? और भी लॉज हैं, जैसे कि हमारे पास था पहले टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, जिसको हमने 2004 में रिपील कर दिया। तो अभी नहीं है, पर ये पहले था ऐसा एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा नाम का भी एक एक्ट था 2002 में, जिसको हमने 2004 में इसको भी रिपील कर दिया। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मकोका 1999 है, जो अभी भी फोर्स में है।
और गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम GCTOC एक्ट 2019 ये भी अभी है जो कि ये फोर्स में है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या है भाई सिग्निफिकेंस? टू अप्रूट टेररिज्म फ्रॉम इंडिया, भारत से टेररिज्म को, आतंकवाद को समाप्त करना है, जड़ से उखाड़कर फेंक देना है। पहला सिग्निफिकेंस इस लॉ का ये है। दूसरा, फोकस ऑन इंडिविजुअल। अभी तक इंडिविजुअल को हम टेररिस्ट घोषित नहीं कर रहे थे, तो इंडिविजुअल क्या कर रहे थे, इस लॉ को बाईपास करके निकल जा रहे थे और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे या तो टेररिस्ट एक्टिविटी कमिट कर रहे थे। लोन वोल्फ अटैक आपने सुना होगा, यानी इंडिविजुअल के ऊपर भी अब हमें फोकस हमने करना शुरू कर दिया, उनको भी अब हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी, अब क्या हुआ 2019 के अमेंडमेंट में, ऑफिसर ऑफ इंस्पेक्टर की रैंक ऑफिसर हो या उसके ऊपर का ऑफिसर हो, वो सभी लोग केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यानी मैन पावर ज्यादा होगी तो ज्यादा लोग केस में लगेंगे तो वो जल्दी केस सॉल्व होगा। दैट मींस क्विक इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस डिलीवरी, रिड्यूस्ड डिले इन द अटैचिंग प्रोसीड्स। तो पहले अगर टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी थी उसको सीज करना था तो डीजीपी का अप्रूवल चाहिए होता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, लेकिन अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अप्रूवल चाहिए होगा। तो ये काम जल्दी होगा, तो प्रॉपर्टीज को, प्रोसीड्स को अटैच करने में डिले नहीं होगी। तो ये सिग्निफिकेंस है, ये अमेंडमेंट्स जो हुए उनका ये सिग्निफिकेंस है, इस एक्ट का ये सिग्निफिकेंस है। तो भाई चैलेंजेस क्या हैं फिर? अगर सिग्निफिकेंस ये है तो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस भी जानने पड़ेंगे। पहला चैलेंज तो यही है, वेग एंड अनक्लियर डेफिनेशन। या तो डेफिनेशन जो एक्ट ने डिफाइन की है अनलॉफुल एक्टिविटीज की वो वेग है और टेररिस्ट एक्टिविटीज को उसने बताया ही नहीं है। तो डेफिनेशन टेररिस्ट एक्टिविटीज की दी नहीं है और अनलॉफुल एक्टिविटीज की जो डेफिनेशन दी है वो वेग है। कैसे वेग है भाई? देखिए आप, एनी एक्शन दैट लीड्स टू सेसेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्वेश्चन सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सॉवरेनिटी को कोई क्वेश्चन करे तो आप भारत सरकार के ऊपर अगर कोई सवाल उठाओ, क्या वो इंडिया की सॉवरेनिटी पे सवाल है? ये कितना वेग टर्म है, समझ रहे हैं आप? डिसरप्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता को डिसरप्ट करे। भाई ऐसे कौन से एक्शन है जिसमें आप डिफाइन करोगे कि इंडिया की इंटीग्रिटी डिसरप्ट हो रही हो? सो दीज आर वेरी वेग टर्म्स, ये टर्म्स ही बहुत वेग हैं। एंड ये तो चलो डिफाइन है अनलॉफुल एक्टिविटीज, लेकिन वेगली डिफाइंड है। टेररिस्ट एक्टिविटीज को तो डिफाइन भी नहीं किया गया है। तो पहला चैलेंज तो यही है। नाउ सेकंड चैलेंज इज एक्सेसिव डिस्क्रिशनरी पावर। आप किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो। भाई क्या रूल्स हैं? कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्या कि उस लड़के ने या उस लड़की ने या कुछ उस आदमी ने कुछ 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेप्स लिए हों या ऐसे ऐसे एक्शन किए हों तो हम उसको टेररिस्ट घोषित करेंगे? कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्या? नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप किसी को भी टेररिस्ट बना सकते हो, किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दे, है ना? तो आप ऐसा कर सकते हो। मींस ये चैलेंज है, कर सकते हो। किया है कि नहीं किया भगवान जाने, पर कर सकते हो। तो एक्सेसिव डिस्क्रिशनरी पावर। थर्ड, challenges to fundamental rights of equality, freedom of speech and expression, right of life and personal liberty, इनके ऊपर भी चैलेंज है। कैसे? आपने किसी इंसान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, आपने उस इंसान को टेररिस्ट डिक्लेयर करके उसको पकड़ लिया, पकड़ने के पहले उसने अरेस्ट होने से पहले कुछ क्लियरिटी, कुछ जस्टिफिकेशन देना चाहा तो उससे जस्टिफिकेशन सुना नहीं, ठीक है? उसके बाद आप किस बिहाफ पर, किस बुनियाद पर उसको अरेस्ट कर रहे हो, 6 महीने तक आप उसको ये चीज बताओगे ही नहीं। तो एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि 6 महीने तक वो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से उसको इनप्रिजन किया गया है, उसको जेल में उठाकर बंद किया गया है। यानी उस व्यक्ति को 180 दिनों तक आप जेल में रख सकते हो बिना ये बताए कि किस बुनियाद पर आप उसको पकड़कर लाए हो। दिस वायलेट, दिस चैलेंज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? आप कुछ बोल रहे हो, वो इंडिया की इंटीग्रिटी को डिसरप्ट कर रहा है या इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं हद तक थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस एक्ट चैलेंजेस टू these fundamental rights. Now, contrary to the principle of innocent until proven guilty, जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट है, ये इस प्रिंसिपल को भी निगेट कर रहा है।
यानी अगर हमारे पास कुछ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं उसको भी वायलेट कर रहा है। सो दिस एक्ट इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जो यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको भी वायलेट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट यूसेज। भाई 2016 से लेकर 2019 तक 5,922 केस आए हैं और उसमें केवल 2.2% केसेस में कोर्ट ने यह पाया है कि वो गिल्टी है, यानी रेस्ट ऑफ द केसेस में वो इंसान इनोसेंट था। इन अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ दिस एक्ट, माना हर एक्ट का थोड़ा सा मिसयूज होता है, पर इस एक्ट के प्रोविजन ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना मजबूत बना दे रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई भी वॉइस उठाएगा, अगर उनको लगा कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी की तरफ है या उनका लगा कि ये कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी है, वो इंडिया की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल है, तो उसको उठाकर टेररिस्ट बना सकते हैं और उसको इम्प्रिजन कर सकते हैं। इशू इन द अपील प्रोसेस। अपील प्रोसेस, अगर आपको अपील में जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही 3 मेंबर रिव्यू प्रोसेस बनाती है, उसमें 3 मेंबर में 2 मेंबर तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इशू इन द अपील प्रोसेस, तो मतलब आपको मार भी वही लोग रहे हैं और आप जब फिर से अपील कर रहे हो तो उन्हीं के 2 मेंबर वहां पर बैठे हुए हैं। दीज आर द चैलेंजेस ऑफ दिस एक्ट। Vague and unclear definition, excessive discretionary power, challenges to fundamental rights, contrary to the principle of innocent until proven guilty, inappropriate uses। 5,922 केसेस में केवल 2.2% केसेस में वो गिल्टी प्रूफ हुआ आदमी। बाकी केसेस में क्या हुआ, वो इनोसेंट था, तब भी इनोसेंट होने के बाद भी 180 दिनों तक उसको जेल में रखा गया। इनअप्रोप्रिएट यूसेज, इशू इन द अपील प्रोसेस। तो भाई कंक्लूजन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन ये लिख सकते हो कि हमें जरूरत है टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसी क्राइम से लड़ने के लिए, टेररिज्म से लड़ने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक स्ट्रिंजेंट लॉ की जरूरत बहुत है। कोई स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, पर वो स्ट्रिक्ट लॉ और ह्यूमन राइट्स के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस लॉ के जरिए आप ह्यूमन राइट्स को सप्रेस कर दो, तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना होगा। इस चैलेंजेस जो मैंने आपको बताए, उन चैलेंजेस में सुधार करने होंगे। अगर कोई चीज वेगली वहां पर डिफाइंड की गई है तो एक्ट के अंदर उसको सही तरीके से डिफाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कम करना चाहिए। किस बिहाफ पर उसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको एक मौका देना चाहिए। 180 दिनों तक आप जेल में रख रहे हैं, यह भी बिना बताए। तो वही चीज है, ह्यूमन राइट और आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई लॉ है, वो स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बीच में बैलेंस बनाकर चलना होगा। दिस शुड बी योर कंक्लूजन। तो ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो आई होप कि मैंने ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 को बहुत पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कवर करने की पूरी कोशिश की है। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स क्या होते हैं और कौन से ऐसे एक्ट हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से लड़ने में मदद करते हैं, क्या अमेंडमेंट्स हुए इस एक्ट में, क्या सिग्निफिकेंस था इस एक्ट का, क्या चैलेंजेस हमने फेस किए और कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो आई होप कि मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।